कर्मा इज रियल ये आपने केवल सुना होगा, पर आज आप देख भी सकते हैं। आपने व्हाइट मैन्स बर्डन नाम की एक थ्योरी जरूर सुनी होगी। इस थ्योरी का जो बेसिक मतलब है वो ये है कि पूरी दुनिया को सिविलाइज करने का जो ठेका है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट मैन के कंधे के ऊपर है। अंग्रेज अपने आप को दुनिया का ठेकेदार समझते थे, जैसे कि बाकी सभी देश के लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं और उनसे इंफीरियर हैं, और उन्हें सिविलाइज करने का काम केवल गोरे आदमी का फर्ज है। लेकिन अगर आज आप रियलिटी में देखोगे तो व्हाइट मैन्स बर्डन नहीं बल्कि ब्राउन मैन्स बर्डन थ्योरी चल रही है। क्या बात कर रहे हैं? यकीन नहीं हो रहा भाई साहब, आज यूके की सोशल मीडिया में सिर्फ एक बात ट्रेंड कर रही है, ऋषि सुनक को वापस लाओ, ऋषि सुनक को वापस लाओ। एक यही है जो इंग्लैंड को अब वापस से बचा सकता है। लोग कह रहे हैं कि ऋषि सुनक को चांस ना देकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और ऐसे एक दो नहीं, लिटरली बाढ़ आ चुकी है ऐसे लोगों की। ये अपने आप में एक बहुत अजीब बात है, क्योंकि एक समय यही ऋषि सुनक को ना रेसिज्म का शिकार होना पड़ता था। इनफैक्ट व्हाइट मैन सुप्रीमेसिस्ट वो तो इनको जान से मारने की धमकी दे रहे थे। तो भाई साहब प्रश्न अब ये आता है कि ऐसा चेंज अब देखने को इंग्लैंड में क्यों मिल रहा है? असल में इसका जो रीजन है ना भाई साहब वो बहुत सिंपल है। जिस यूके ने इंडिया से ना 45 ट्रिलियन की वेल्थ को लूटा था, आज वही इंग्लैंड खुद इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पर खड़ा हुआ है। Is the Great Britain really that great? The United Kingdom is sliding into a recession. More people in the UK were pushed into poverty from rate hikes. The economy is shrinking and the latest economic data does not look good. The UK's cost of living crisis will cause thousands of premature deaths. जिस देश ने इंडिया में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाकर भारत के टुकड़े कर दिए, आज खुद उस देश को मुस्लिम माइग्रेंट्स ने टेक ओवर कर लिया है। जिस देश ने खुद को सबसे सुपीरियर समझा, आज वही इंग्लैंड खुद सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और यही कारण है कि आज अपनी बर्बादी को रोकने के लिए इंग्लैंड के लोग ऋषि सुनक को वापस पीएम बनाना चाहते हैं। Rishi Sunak is probably the most intelligent prime minister we've had, most decent prime minister too, for many, many years. I am sorry. I have given this job my all, but you have sent a clear signal that the government of the United Kingdom must change. तो अब सवाल ये उठता है कि आज इंग्लैंड की स्थिति ऐसी क्यों हो गई है? आखिर कैसे यूके अपने इतने बुरे फेज से गुजर रहा है? और सबसे मेन बात, आखिर ब्रिटिशर्स जो कुछ साल पहले ऋषि सुनक के खिलाफ रेसिज्म करते थे, आज उनको क्यों लगता है कि ऋषि सुनक ही इंग्लैंड को बचा पाएंगे? आइए इस वीडियो के अंत तक आप सब जान जाएंगे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको 1 मिनट के अंदर इंग्लैंड का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। इंग्लैंड में ना मेनली 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पहली है कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी है लिबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी जो है ना एक पूरी तरीके से राइट विंग पार्टी है। प्राइवेटाइजेशन, नेशनलिज्म, नेशनल सिक्योरिटी, ये इनके मेन प्रिंसिपल्स हैं। बेसिकली आप ना इनको इंग्लैंड की बीजेपी कह सकते हैं। वैसे ऐसा है नहीं, पर आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है मैंने। ऋषि सुनक और बोरिस जॉनसन जैसे जो लीडर्स हैं ना, वो इसी कंजर्वेटिव पार्टी से एसोसिएटेड हैं। अब दूसरी तरफ है लेबर पार्टी, जिसको आप मोर और लेस इंडिया के अंदर ना कांग्रेस जैसा समझ सकते हो। ये जो पार्टियां ना वो सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और वोकिज्म जैसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। टोनी ब्लेयर और इनफैक्ट अभी की जो पीएम है ना, कीयर स्टारमर, वो इसी लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यही जो पार्टी है ना वो पिछले 1 साल से सत्ता में है, और तभी से बैक टू बैक ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं जिससे इंग्लैंड का फ्यूचर भयानक डार्क लगने लगा है। UK borrowing costs surged to worrying levels this week. Rachel Reeves has been warned the UK faces a serious financial crisis, with debt projected to reach 270% of GDP. The United Kingdom could be heading toward a 1970s style debt crisis. और भाई साहब ये बातें ना मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये सारी की सारी बातें आपको वीडियो में आगे पता चल जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना हमें एक बात को समझना पड़ेगा कि आखिर इंग्लैंड की स्थिति हुई कैसे। देखिए, इंग्लैंड की जो दुर्दशा है ना रातों रात नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे ना कई सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे मेन है इलीगल माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम। जब इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था ना, तो उसे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉलो करना पड़ता था, और इसका ना सीधा सीधा मतलब था कि यूरोप के किसी भी देश का आदमी सीधा इंग्लैंड आकर सेटल हो सकता था, बिना वीजा या फिर बिना स्ट्रिक्ट चेक के।
और इसी वजह से ना यूरोप के बहुत से लोग इंग्लैंड में आकर बस गए। कोई सी रूट के थ्रू आता तो कोई बॉर्डर क्रॉस करके आता। पर ये नंबर्स जो थे ना इतने ज़्यादा नहीं थे कि इनको क्राइसिस कहा जाए, बट एट द सेम टाइम सिर्फ यूरोप से नहीं बल्कि एशिया से भी बहुत से माइग्रेंट्स जो थे वो जॉब की तलाश में इंग्लैंड आए थे, स्पेशली पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत से। इनमें से मैक्सिमम लोग जो थे ना वो 1960s और उसके बाद लीगली आए थे, पर इससे यूके की डेमोग्राफी जरूर बदल गई थी। लेकिन असली माइग्रेंट क्राइसिस शुरू हुआ था 2015 के बाद से, जब वॉर इफेक्टेड ईरान, इराक, सूडान, सीरिया और अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों से मिलियंस में इलीगल माइग्रेंट्स आने लग गए थे, इंग्लिश चैनल को पार करके एक बोट में 50 की जगह 100 लोग बैठकर। अब देखिए प्रॉब्लम यह है कि इतने बड़े नंबर्स में इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं कि उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। इन लोगों में से एक वर्ग चीप लेबर के रूप में काम करता है, पर मैक्सिमम ना बेरोजगार रहते हैं और इसका असली प्रेशर पड़ता है पब्लिक सर्विसेज पे, हाउसिंग पर, स्कूल्स पर, NHS यानी कि नेशनल हेल्थ सिस्टम, सब पर प्रेशर पड़ता है। मोस्टली इलीगल माइग्रेंट्स जो होते हैं ना वो सरकारी शेल्टर्स में या फिर किराए के मकानों में रहते हैं। अब इंग्लैंड में वैसे ही घरों की कमी है, तो इन इलीगल माइग्रेंट्स के आने से ना मकान मालिकों ने हाउस रेंट यानी कि घर का किराया वो बढ़ा दिया और इसका सीधा सीधा असर ना इंग्लैंड के अपने लोगों पर भी पड़ गया। किराया बढ़ते ही देखते कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया, जिसके कारण सरकार को लोगों की हेल्प करनी पड़ी, जिसके कारण सरकार का पैसा खत्म होने लग गया और कर्जा बढ़ता चला गया। होमलेसनेस और पॉवर्टी भी तेजी से बढ़नी शुरू हो गई। शुरुआत में इसका डायरेक्ट रिजल्ट नहीं दिखा, लेकिन बोरिस जॉनसन के टाइम पर इंग्लैंड की इकोनॉमी में विजिबल डिक्लाइन दिखना शुरू हो गया। 2022 में इन्फ्लेशन रेट 11.1% तक पहुंच गई थी, जो कि आइडल 2% से बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट ये पिछले 40 साल का रिकॉर्ड हाई है। फूड इन्फ्लेशन और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था, 16% से ऊपर। ब्रेड, मिल्क, पास्ता, ऐसी बेसिक चीजें जो है ना वो आम लोगों के लिए लग्जरी बनना शुरू हो गई थी। मतलब भाई साहब आप सोच के देखिए कि कितना मिसमैनेज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड रहा होगा यूके में सब कुछ। एंड यस, इट इज़ एक्चुअली ट्रू। जब तक आप अपने काम को ऑर्गेनाइज ना करो ना तो उसमें फेलियर तय होता है। इवन हम अपने यूट्यूब चैनल्स के सारे काम को ऑर्गेनाइज रखते हैं। हमसे ना बहुत से लोग पूछते हैं कि हम एक जगह पर बैठकर इतने सारे यूट्यूब चैनल्स को कैसे रन कर रहे हैं, कैसे हम अपनी सारी टीम्स और वीडियो डेडलाइंस को संभालते हैं। चलो आज आपको इसका सीक्रेट बताता हूँ। ये है ओडू, एक ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर हम अपने सारे चैनल से रिलेटेड न्यू वीडियो प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करके उसकी सारी स्टेजेस को कस्टमाइज कर लेते हैं, जैसे कि रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, शूट, एडिट, पब्लिशिंग, डेटा कलेक्शन, रिव्यू, SEO और बाकी सारी चीजें। पूरी की पूरी टीम इसके साथ जुड़ी होती है और सबको उनके काम असाइन कर दिए जाते हैं। अब जैसे ही वीडियो प्रोजेक्ट शुरू होता है तो हर टीम मेंबर को बस उसकी प्रोग्रेस के हिसाब से उसको डिफरेंट स्टेज में ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। और क्योंकि इसके साथ मेरी पूरी टीम लिंक्ड होती है तो सबको पता चल जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट किस टाइम पर किस स्टेज पर चल रहा है। और इसी में ना हम अपनी टास्क पर कमेंट्स, टाइम और डेडलाइन ये सारी चीज़ें भी सेट कर लेते हैं। इनफैक्ट टीम एक्टिविटीज़ जैसे कि ईमेल्स, कॉल्स, मीटिंग्स, टू डू लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ये सारी चीज़ें भी स्केड्यूल कर लेते हैं। बेसिकली ओडू को इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूज़ करते हुए ना हम लोग डिजिटली बिना अपनी कॉस्ट को बढ़ाए सारे प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि ओडू पर ना आपका पहला एप्लीकेशन लाइफ टाइम तक फ्री होता है। एंड भाई साहब ऐसा आप भी कर सकते हो, छोटी दुकान से लेकर बड़ी फैक्ट्री या कॉर्पोरेट ऑफिस तक किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर ओडू की इस अमेजिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस का फ्री में यूज़ करो। एनीवेज, आई थिंक यूके के जो लीडर्स हैं ना उनको भी ओडू यूज़ करना चाहिए था, जिससे माइग्रेंट्स की जो भसड़ है ना वो सही से मैनेज हो जाती। और माइग्रेंट्स की जो भसड़ है ना इसको ठीक से ना मैनेज करने के कारण स्थिति ये बन गई कि यूके का सरकारी खजाना खाली होने लग गया, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई। एनर्जी बिल्स ने तो लोगों की नींदें हराम कर दी थी। 2022 में एनर्जी प्राइस कैप जो है ना वो 54% तक बढ़ गया था। इनफैक्ट हाउस होल्ड एनर्जी बिल्स ऑलमोस्ट डबल हो गए थे। रिपोर्ट कहती है कि करीब 6.5 मिलियन यानी कि 65 लाख लोगों के घर में ठीक से खाना पकाने के लिए बिजली तक नहीं आ रही थी। ऐसे केसेस ना कॉमन होने लग गए थे जहां पर 87 यानी 87 साल की महिला की मृत्यु हो जाती थी, तो कभी 2 साल के बच्चे की डेथ हो जाती थी, क्योंकि इंग्लैंड की इंटेंस ठंड में अपने घर को इनफ हीट करने के लिए उनके पास बिजली नहीं थी। माइग्रेंट क्राइसिस से इंग्लैंड पर पॉपुलेशन ओवरलोड इतना ज्यादा होने लग गया था कि इंग्लैंड की इकोनॉमी वेंटिलेटर पर लटकने लग गई। गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट इंग्लैंड में आग की तरह फैलने लग गई। सर्वे में 91% एडल्ट्स ने बोला कि पिछले महीने में उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है। और इन सारी चीजों से ना इंग्लैंड वो पुअर विलेज बनने लग गया जिसमें लंदन नाम की एक रिच सिटी है। अब जहां पर इंग्लैंड की स्थिति जो थी वो बद से बदतर हो रही थी, तभी बोरिस जॉनसन के बाद ट्रूस आते हैं, 2022 में पीएम बनती हैं
और आते ही कहती हैं कि टैक्स कट करके इकोनॉमी को बूस्ट कर देंगे। मैडम ने ना आते ही 45 बिलियन पाउंड्स का अनफंडेड टैक्स कट अनाउंस कर दिया। अब ऑब्वियस है कि जब आप बिना किसी प्लानिंग के डिसीजन लोगे तो बैकफायर तो होगा ही। यही हुआ, इंग्लैंड की मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो गई, बोरोइंग कॉस्ट स्काई हाई चली गई, पेंशन फंड्स कोलैप्स के करीब पहुंच गए। बैंक ऑफ इंग्लैंड को इमरजेंसी में इंटरवीन करना पड़ गया। ट्रूस को नहीं पता था कि उसकी पॉलिसी इतना बुरा बैकफायर करेगी और उसने डैमेज कंट्रोल के लिए चांसलर को सैक कर दिया और पॉलिसी वापस ले ली। लेकिन तब तक गेम ओवर हो चुका था। ट्रूस के खिलाफ प्रेशर और प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि सिर्फ 45 दिन में उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये दीदी ब्रिटिश हिस्ट्री की सबसे शॉर्ट सर्विंग पीएम बनी थी। लेकिन इस समय तक ना इंग्लैंड वेंटिलेटर पर बैठ चुका था। इस बुरी तरीके की बेइज्जती के बाद ट्रूस की पार्टी यानी कि कंजर्वेटिव्स के पास एक ही ऑप्शन बचा था कि कोई स्टेबल चेहरा लाना जो इंग्लैंड की इस डूबती नैया को सुधार सके। और यहीं से आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। पार्टी ने एक इंडियन ओरिजिन का बंदा चुना जिसका नाम था ऋषि सुनक। देखिए, जब कंजर्वेटिव पार्टी ने ऋषि सुनक को अगला पीएम बनाने का फैसला लिया ना, तो व्हाइट मैन सुप्रीमेसिस्ट और बहुत सारे ब्रिटिशर्स उनका भयंकर मेल्टडाउन होना शुरू हो चुका था। और तो और कई लोगों ने ऋषि सुनक के ऊपर रेसिस्ट रिमार्क मारना शुरू कर दिया था। उनका कहना था कि ऋषि की वजह से ही ना इंग्लैंड की ये हालत हो रही है। स्टीफन बोक नाम का एक आदमी था, उसने तो भाई साहब ऋषि और उनकी पत्नी उनके ऊपर नस्ल भेदी धमकी तक दे दी थी। अब ऋषि सुनक के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था ना, वो यही था कि वो देश में बन रही इस लायबिलिटीज को सॉल्व कैसे करेंगे। उन्होंने आते ही ये कहा कि वो इंग्लैंड की इस बिगड़ती हालत को ठीक करेंगे। फिर साथ ही ये भी कहा ऐसे कई सख्त डिसीजन लेने वाले हैं जो इंग्लैंड को बचा सकते हैं। ऋषि ने प्रॉमिस किया कि वो ट्रस्ट रिस्टोर करेंगे, कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करेंगे और इकोनॉमिक क्राइसिस से इंग्लैंड को निकालेंगे। और सबसे मजेदार बात, ये जो उन्होंने बोला ना, ये उन्होंने करके भी दिखाया। सबसे पहले जो ऋषि सुनक का फोकस था ना, वो इंग्लैंड की इकोनॉमी को ट्रैक पे लाना था और ये उन्होंने काफी हद तक करना शुरू भी कर दिया था। सुनक के आते ही यूके गिल्ड्स यानी जो सरकारी बॉन्ड्स हैं वो रैली हुए और यील्ड्स गिर चुके थे। ये सिग्नल होता है कि इन्वेस्टर्स जो है ना, वो अब इंग्लैंड में स्टेबिलिटी देख रहे हैं। डॉलर के मुकाबले पाउंड 1.1303 पर स्थिर रहा। लोगों ने इसे सुनक स्टेबिलिटी कहा, यानी जो इंग्लैंड का ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा था वो सुनक के आते ही टेबल होने लग गया था। इसके बाद ऋषि सुनक ने इंग्लैंड की जो मुस्लिम माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम है ना, उसे सॉल्व करने का सोचा। बेसिकली इलीगल इमिग्रेंट्स हमेशा से ही ना यूके में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ना एक बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरीके के माइग्रेंट्स हुआ करते हैं। एक तरफ वो माइग्रेंट्स होते हैं जो अपने स्किल्स से और हार्डवर्क से एक देश की इकोनॉमी को डायरेक्टली बूस्ट करते हैं और ऐसे माइग्रेंट्स को ना हर कोई देश अपने देश में बुलाना चाहता है। ये एक तरीके से किसी भी देश के लिए एसेट बन जाते हैं। और ये जो कैटेगरी है ना, इसमें सबसे ज्यादा इंडियन ओरिजिन के माइग्रेंट्स ही आते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरे टाइप के माइग्रेंट्स होते हैं जो कहीं भी जाते हैं तो उस देश के लिए लायबिलिटी बन जाते हैं। या तो वो इलीगली वहां पर घुस जाते हैं या फिर सस्ती जॉब्स के लिए वो देश इनको बुला लेता है, पर वहां जाके ये उसके कल्चर को, ट्रेडिशन को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, उल्टा उसे बर्बाद करने में लगे रहते हैं और अपने कल्चर को उनके ऊपर थोपने लगते हैं। सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान, यहाँ के जो इमिग्रेंट्स है ना, उन्होंने यही किया। स्पेसिफिकली पाकिस्तान के इमिग्रेंट्स ने। इंग्लैंड में ही इस कम्युनिटी ने एक से बढ़ के एक घिनौने काम किए जिसकी ना कोई सीमा ही नहीं है। अब ऋषि सुनक ने प्रॉमिस कर दिया कि वो इलीगल इमिग्रेशन को यूके में पूरी तरीके से रोक देंगे और इस पर कंट्रोल पाने के लिए ऋषि ने बड़े बड़े स्टेप्स लिए। दिसंबर 2022 में सुनक ने अपना स्टॉप द बोट्स नाम का एक प्लान शुरू किया। अब ये जो प्लान था ना, इसमें इलीगल चैनल क्रॉसिंग्स को बंद करने की बात थी और एसएलएम बैकलॉग को क्लियर करने की बात थी। Here are 5 things I'm doing to stop the boats. First, I'm bringing in new laws that will mean if you come to the UK illegally, you can't stay, no matter how hard you try. Second, I've secured a deal with France that will help stop the boats at source before they cross the channel. I've also negotiated a deal with Albania, which has already helped us bring down crossings from there by 90%. Third, I've increased raids by 50% to clamp down on illegal workers. Fourth, I'm ending the farce of illegal migrants being put up in hotels by the taxpayer. Fifth, I'm ensuring that the only way to come to the UK for asylum will be through safe and legal routes. फिर अगले ही महीने ऋषि सुनक ने इलीगल माइग्रेशन बिल इंट्रोड्यूस कर दिया जिसमें इरेगुलर क्रॉसिंग्स को ना बिल्कुल ही रोक दिया गया। अब देखिए, भले ही ऋषि सुनक कितना भी कुछ कर लें, उस समय तक इंग्लैंड के कई एरियाज में पाकिस्तानी माइग्रेंट्स ने ना अपना कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपनी पॉपुलेशन और स्ट्रीट पावर से
डायरेक्ट इंग्लैंड की पॉलिटिक्स में पोजीशन हासिल करना शुरू कर दिया था। ऐसे ही थोड़ी यूके में इतने सारे मुस्लिम मेयर्स बन चुके हैं। नाज शाह, ये भाई साहब कुरान पे ओथ लेते हैं, एमपी हैं। सादिक खान लंदन के मेयर हैं। एबिगेल मार्शल कोंतोगले, ये लॉर्ड के मेयर हैं। पारिस अख्तर, ये भाई साहब ब्लैकबर्न के मेयर हैं। फिर लुबना अरशद, वो ऑक्सफोर्ड लॉर्ड मेयर हैं। फिर तमीना सलीम, ये ल्यूटन मेयर हैं। फिर जाहिद चौहान, ये ओल्डहैम के मेयर हैं। और शकील अहमद, ये भाई साहब रॉशडेल के मेयर हैं। खुद कई पाकिस्तानी मौलवी ये बात बताते हैं कि वो कैसे इंग्लैंड के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। सिर्फ 2024-24 की अगर हम बात करें ना, तो अराउंड 2775 पाकिस्तानी रेप के लिए अरेस्ट हुए हैं। और ये जो आंकड़ा है ना, ये जितने भी सेक्सुअल ऑफेंस के लिए अरेस्ट हुए हैं उसका 40% है। यानी जितने सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं उसमें से 40% पाकिस्तानी हैं। अब ऋषि सुनक तो इंडिया से हैं और अपने इंडियन ओरिजिन होने के कारण वो पाकिस्तानियों के इस माइंडसेट को ऑलरेडी जानते थे। उन्हें पता था कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं और इसी कारण ऋषि सुनक ने तुरंत इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर एक्शन लिया और साथ ही जो फॉरेन नेशनल इंग्लैंड में आके उत्पात मचा रहे थे उनके ऊपर भी एक्शन लेना शुरू कर दिया। उन्होंने अप्रैल में ग्रूमिंग गैंग टास्क फोर्स बनाई, जिसमें पहले साल ही टास्क फोर्स ने 550 प्लस पाकिस्तानियों को अरेस्ट कर लिया और 4000 प्लस विक्टिम्स को इन पाकिस्तानियों से प्रोटेक्ट किया। ये ना ऑफिशियल होम ऑफिस के फिगर्स हैं जो मीडिया में वाइडली रिपोर्ट हुए थे। पर देखिए, यहाँ पे हमें एक और बात को समझना पड़ेगा। डिस्पाइट ऑल दीज एफर्ट्स, इंग्लैंड की जो मेजॉरिटी लोग हैं ना, वो अभी भी इग्नोरेंस में ही थे। मेजॉरिटी लोग तो इस प्रॉब्लम को थ्रेट मान ही नहीं रहे थे। उनके हिसाब से कंजर्वेटिव पार्टी इन रेफ्यूजीज के खिलाफ रेसिज्म कर रही थी और उनके खिलाफ बिना बात ही क्रैकडाउन कर रही थी। अब इसका रिजल्ट पता है क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिशर्स ने कंजर्वेटिव पार्टी से ऋषि सुनक को हटा के इस बार लेबर पार्टी को जिता दिया और केयर स्टैमर उनको सत्ता में ले आए। और यही स्टेप इंग्लैंड के लिए सुसाइड साबित हुआ। देखिए, ऋषि सुनक को इंग्लैंड के लोग वापस क्यों चाह रहे हैं, इस बात को समझने के लिए ना हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि आज इस समय इंग्लैंड की स्थिति क्या है। 2024 की गर्मियों में ना ब्रिटेन के अंदर एक बदलाव हुआ। कीर स्टारमर लेबर पार्टी को पावर में वापस लेकर आ जाते हैं और लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि टोरी कैओस के बाद अब सब कुछ इंग्लैंड के अंदर ठीक हो जाएगा। ये भाई साहब डायलॉग भी वैसे ही मार रहे थे। वी विल स्मैश द स्मगलिंग गैंग्स, वी विल रिस्टोर स्टेबिलिटी, वी विल ब्रिंग द कंट्री बैक ऑन ट्रैक। सुनने में सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन 2025 के बीच में आते आते ना ब्रिटेन की जनता ने सीधा सीधा बोलना शुरू कर दिया है कि भाई कंट्रोल कहां पर है। इसके अलावा पोल के नंबर सब कुछ कह देते हैं। लेबर्स का सपोर्ट गिरकर 20% पर अटक गया है। रिफॉर्म यूके जैसा हार्ड विंग राइट ग्रुप जो है वो 28 से 35% तक पहुंच गया है और कॉन्जर्वेटिव्स कहीं 17 से 18% पर लटक रहे हैं। स्टारमर की पर्सनल फेवरेबिलिटी जो -44 तक गिर गई है। मतलब एक साल भी नहीं हुआ है और जनता का भरोसा जमीन में गड़ गया है। और इसके ना कुछ रीजंस हैं। माइग्रेशन जैसे मुद्दे को ही ले लो। इलेक्शन कैंपेन में स्टारमर ने सबसे लाउड प्रॉमिस यही किया था कि स्मॉल बोट क्रॉसिंग्स को रोक देंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद से क्रॉसिंग की जो स्पीड है ना वो और ज़्यादा बढ़ गई है। 2024 में 36,000 से ज़्यादा माइग्रेंट्स आए थे और 2025 में अगस्त तक 29,000 से ज़्यादा। टोटल मिलाकर ना 403 दिन में 50,000 से ज़्यादा लोग चैनल पार करके यूके आ चुके हैं। और ये सब कुछ ना 2015 से चल रहा है। अब सोचिए जरा कि मीडिया इस मुद्दे को छोड़ेगी क्या? मीडिया ने तुरंत नैरेटिव बना दिया, सबसे बड़ा माइग्रेंट क्राइसिस। जीबी न्यूज़ और टेलीग्राफ जैसे आउटलेट्स जो है ना वो रोज आउटलाइन चला रहे थे कि स्टारमर ने बॉर्डर खोल दिए हैं माइग्रेंट्स के लिए। स्टारमर जो थे वो इस मुद्दे को सॉल्व करने के वादे के साथ पावर में आए थे, पर जब इलीगल माइग्रेंट्स इलीगल तरीके से घुसते रहे तो स्टारमर और उनकी सरकार एक मजाक बनकर रह गई। इसके अलावा ना आप असाइलम सिस्टम की हालत देख लो। मिलियंस ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिनमें से 2.24 लाख ऐसे केसेस हैं जो लोग असाइलम सीकर्स हैं। अब जब इतने लोग हैं तो इनको कहीं ना कहीं ठहराया भी जाता होगा। तो जी स्टारमर की गवर्नमेंट इनको ठहराने के लिए होटल रूम्स दे रही है। 2023-24 में गवर्नमेंट ने 3 बिलियन पाउंड इनके होटल अकोमोडेशन पर फूंक दिए। 2024-25 में भी 2.1 बिलियन पाउंड का खर्चा हुआ है और होटल में 32,000 से ज़्यादा असाइलम सीकर्स रखे जा रहे हैं। एक इलीगल माइग्रेंट आदमी को होटल में रखने का खर्चा एक दिन का 132 पाउंड है। मतलब होटल्स और सरकार टैक्स पेयर का पैसा ऐसे चूस रहे हैं जैसे कोई लग्जरी रिसोर्ट सब्सिडी चल रही हो। वेलफेयर वाला पार्ट भी इंटरेस्टिंग है। असाइलम सीकर्स को 49 पाउंड पर वीक सपोर्ट मिलता है, लेकिन काम करने की इजाज़त नहीं मिलती है।
यानी गवर्नमेंट खुद अपने खजाने खाली करके प्रॉब्लम को बढ़ा रही थी। और इस सबसे हुआ क्या कि गिरती इकोनॉमी के कारण ना कई इंडस्ट्रीज इंग्लैंड छोड़कर जाने लग गई। लेट 2024 में 1.9 लाख बिजनेसेस बंद हो गए, जो कि 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुके थे। मार्च 2025 में खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष में 7.27 लाख डिसोल्यूशंस यानी कि 7.27 लाख कंपनियां बंद हुई हैं, यानी कि बंद होने में भी 10% से ज्यादा की ग्रोथ है। नई कंपनियां, नए बिजनेसेस 10% से घटकर 8.01 लाख रह गए। अप्रैल 2025 में पहली बार इंसॉल्वेंसीज में 98% कंपनियां वो थी जिनका एनुअल रेवेन्यू 1 मिलियन पाउंड से कम था। लेकिन इस सब में सबसे खतरनाक चीज पता है क्या है? कीर स्टारमर के आने के बाद से ब्रिटेन में माइग्रेंट्स का फ्लो जो है वो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो गया है। और इसका रिजल्ट पता है आपको क्या हो रहा है? आज इंग्लैंड के अंदर 1800 से ज्यादा मस्जिदें हैं, 80 से ज्यादा शरिया कोर्ट और 50 शरिया काउंसिल्स चल रही हैं। मुस्लिम पॉपुलेशन 2021 में 3.9 मिलियन थी और 2030 तक 8.2% ऑफ द यूके पॉपुलेशन पहुंचने का एस्टिमेट है। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि एक कल्चरल टेक ओवर का सिग्नल है। I don't give two shits about the Muslims in the UK, but a quick Google search will show you that Muslims' population will double by 2030, apparently, and go from 6.3% to 17% by 2050. Required to teach Islam, even Catholic schools. And the #1 most common baby name in the UK is Muhammad right now. Plus, the number of Muslim reverts in the UK is growing, while Christianity is declining. The Mayor of London is a Muslim. Plus, the Mayor of Oxford, Luton, Rockdale, Oldham, Brighton and Hove are all Muslims. Even the Secretary of State of Justice. आज हालात ये हैं कि लोग इंग्लैंड को यूरोप का पहला मुस्लिम कंट्री कहने लग गए हैं। I was talking with a friend recently. And we were talking about, one of the big dangers in the world, of course, is nuclear proliferation, though, of course, the Biden administration doesn't care about it. And I was talking about, what is the first truly Islamist country that will get a nuclear weapon? And we were like, maybe it's Iran, maybe Pakistan already kind of counts. And then we sort of finally decided maybe it's actually the UK, since Labour just took over. इन सब चीजों से और माइग्रेंट्स के क्राइसिस से ना वेलफेयर सिस्टम की कमर टूटने लग गई है। हाउसिंग और NHS पर भयंकर प्रेशर आ चुका है और लोकल लोगों को लगने लगा है कि उनका पैसा उनके बच्चों की जगह इलीगल माइग्रेंट्स पर खर्च हो रहा है। और इसी बीच में ना ग्रूमिंग गैंग्स का इशू जो पहले से ही एग्जिस्ट करता था वो फटकर सामने आ गया। For almost a decade, rumors swirled about children being raped and brutally assaulted in a small town in northwest England. Every time we went up, it always led to something sexual, anything from kissing right through to, sleeping with the person. She was handed over to his supposed nephew simply as a birthday present. Scores of children were being groomed by predominantly British Pakistani men. They targeted teenagers on the streets of Rochdale. बारोनेस लुइस कैसे ने जून 2025 में ऑडिट में बोला कि ये डेकेड लॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, लेकिन पुलिस और काउंसिल्स ने एथनिसिटी रिकॉर्ड नहीं की और जहां डेटा मिलता है वहां सबसे ज्यादा पाकिस्तानी हेरिटेज के लोग जो हैं वो ग्रूमिंग गैंग्स में निकल रहे हैं। और रॉथरहैम में जो 2/3 से ज्यादा दोषी थे ना वो पाकिस्तानी मूल के निकले थे, लेकिन पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में सब कुछ दबा दिया गया था। स्टारमर की लेबर गवर्नमेंट ने इस पूरे मुद्दे पर पूरी तरीके से साइलेंस रखा और अपने इस फेलियर को छुपाने की भारी कोशिश की। इनफैक्ट वो इफ्तार की पार्टीज में और सादिक खान की दोस्ती में डूबे रहे। I'm not a fan of your mayor. I think he's done a terrible job. The mayor of London, but the nasty person. I think he's done. I think he's a friend of mine, Russian. No, I think he's done a terrible job. But I would certainly visit London. Yeah. अब दिक्कत ये थी कि जहाँ ये सब कुछ हो रहा था वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिक साइड पर भी सिचुएशन बद से बदतर हो रही थी। जो ऋषि सुनक के समय पर इकोनॉमी थोड़ी बहुत स्टेबल हुई थी ना, वो फिर से उसी गर्त में जाना शुरू हो गई थी। और इसका रिजल्ट सबके सामने है। लेबर पार्टी की पॉपुलैरिटी आज पूरी तरीके से गिर रही है और स्पेशली कीर स्टारमर की अप्रूवल रेटिंग्स तो मानो फुल स्पीड से नीचे जा रही हैं। वहीं इंटरेस्टिंगली रिफॉर्म यूके और प्रो राइट विंग पार्टीज की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है। वो आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, यू मिस द सन व्हेन इट्स डॉन, और आज यही चीज इंग्लैंड के ऊपर लागू हो रही है। अब ब्रिटिशर्स को अचानक से ये रियलाइज होने लगा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी ऋषि सुनक को हटा के, क्योंकि उनके टेन्योर में इकोनॉमी स्टेबल हो रही थी। और सबसे बड़ी चीज, सुनक के टाइम पर बॉर्डर पर कम से कम एक प्लान था। वो पाकिस्तानी माइग्रेंट्स के माइंडसेट को जानते थे और उसको कर्व कर रहे थे। और अभी क्या हो रहा है? अभी अपीजमेंट में अपने ही देश को बर्बाद करने पर लोग तुले हुए हैं। स्टारमर के आने के बाद माइग्रेंट्स का जो फ्लो है इंग्लैंड के अंदर वो अनकंट्रोल्ड हो चुका है और इंग्लैंड की जो कंडीशन है
वो ऐसी हो चुकी है कि इसे अब यूरोप का पहला मुस्लिम देश ये कहा जाने लगा है। आज सिचुएशन ये है कि जो ऋषि सुनक के सोशल मीडिया पोस्ट के नीचे रेसिस्ट कमेंट्स हुआ करते थे, आज वही लोग कम बैक ऋषि, यूके नीड्स यू, इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक दो कमेंट्स नहीं है, लिटरली पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि ऋषि सुनक को सेकंड चांस देना चाहिए था। उन्होंने इंग्लैंड को ट्रैक पर लेकर आया था, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और शायद यही सबसे बड़ी आयरनी है, जो ब्रिटिशर्स व्हाइट मैन्स बर्डन के कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते थे, जो ये मानते थे कि पूरी दुनिया को बचाने का ठेका गोरी चमड़ी वालों का ही है, आज वही गोरी चमड़ी वाले अपने देश को बचाने के लिए एक ब्राउन मैन को वापस लाना चाहते हैं। शायद इसी को समय की लाठी कहते हैं। आपका क्या विचार है इस पूरे मुद्दे के बारे में, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। साथ ही साथ आप हमें अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, पेट्रियन और जॉइन बटन, ये तीनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आप जो अभी स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, इसको भी अवश्य देखिए, यह आपको अन्य चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी देगा। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।